इस पूरे साल में हमने कुछ 3-4 टॉपिक देखे जो थे फेडरलिज्म के अराउंड, जिसमें पहला ही था कि हमारी सरकार जो इस बार आई सेंटर में वो थी कोएलिशन वाली। ये क्या होता है सर? अब हमारे संविधान में ऑलरेडी कई बार फेडरलिज्म से जुड़े हुए पॉइंटर्स, फेडरलिज्म जो हमारे यहाँ वर्ड यूज होता है वो नहीं होता है। दोनों बड़े भाई छोटे भाई अपने अपने एरिया में अपना अपना काम करते रहते हैं, पर कभी कभी छोटे भाई को माननी पड़ती है बड़े भाई की बात, वो तो मनवाई जा रही थी, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राज्यसभा ने ऐसी कोई चीज पारित करी जो राज्यसभा ही कर सकती थी, एक रेजोल्यूशन पारित करके कि सेंटर को अब चाहिए इन सारे स्टेट्स के एरियाओं में जाके काम करें, कि नई स्टेट पैदा करना, कोई स्टेट की एरिया बाउंड्री नाम वाम ऑल्टर करना, चेंज करना, वो सब क्या है? फिस्कल इक्विवेलेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी। हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला पे। आज पढ़ेंगे हम जो अपने उड़ान 500 में फेडरलिज्म के अराउंड जो हमने पूरे साल देखा होता हुआ, क्या क्या हुआ, केरला के अंदर इशू हुए, कुछ और ज्यादा स्टेट्स ने बोला, कभी भील प्रदेश की बात आई, कभी जो भी चीजें आई वो यहां पे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। उससे पहले बेटा बच्चा आपको बता दें कि हमारे बैचेस लाइव हैं, ये बैचेस आप यहां पे जाके देख सकते हैं। तेजस जो इस साल जो बच्चे जो अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम्स उनके लिए है, संकल्प टाइटन उन बच्चों के लिए जो अगले साल 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं। राइट, इन सारे बैचेस में आपको क्या क्या मिलता है, वही सारे फीचर्स जो आपके फेवरेट हैं, जैसे क्या क्लास देखना जब भी लाइव या आपने बाद में रिकॉर्डेड अपने तरीके से, सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, बुक्स आपको देखो सारी किताबें बुक्स मिल जाती हैं, और डेली के एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करने ही करने चाहे जो हो जाए। अब जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट आ रहा हो, यू आर वेलकम, यहां पे आके बात करो। जो भी आपको करवाना हो, लाइव करवाना हो, डाउट करवाना हो, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, आप टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हो, मेरे पर्सनल हैंडल पे। आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे, जहां आपका मन करे, यू कैन कोऑर्डिनेट, यू कैन कॉल, यू कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। क्या क्या हुआ आज इस बार? इस पूरे साल में हमने कुछ 3-4 टॉपिक देखे जो थे फेडरलिज्म के अराउंड, जिसमें पहला ही था कि हमारी सरकार जो इस बार आई सेंटर में वो थी कोएलिशन वाली। ये क्या होता है सर? ये होता है गठबंधन। गठबंधन मतलब जैसे हिंदी में अगर कहूं थोड़ी आसान भाषा में तो उसको हम बोलते हैं जोड़ तोड़ की सरकार। ठीक है, कोएलिशन में क्या होता है, कई सारी पार्टीज आती हैं, जो पार्टीज हो सकता है एक तरह की विचारधारा वाली ना हो, लेकिन तब भी आ जाती हैं, और इससे क्या मजबूत होता है हमारे देश का सेंटर और स्टेट के रिलेशन, क्योंकि कई सारी पार्टीज ऐसी हैं। खास तौर पे इस बार ऐसे 2 स्टेट्स जहां की जो पार्टीज हैं रीजनल, उन्होंने सपोर्ट दिया है किसको? सेंटर को सरकार बनाने में, एनडीए को, अलायंस को। ठीक है, अब वो कौन से 2 स्टेट्स की पार्टी हैं आप नाम बताओगे। नाउ फेडरलिज्म की तरफ चलते हैं। फेडरलिज्म है क्या सर? क्या ये यहां से शुरू करा दो, बता दो क्या क्या है। अब हमारे संविधान में ऑलरेडी कई बार फेडरलिज्म से जुड़े हुए पॉइंटर्स हैं। फेडरलिज्म जो हमारे यहां वर्ड यूज होता है वो नहीं होता है, हमारे यहां यूज होता है वर्ड यूनियन। क्या? इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन हमारे यहाँ जो फीचर्स हैं वो फेडरल फीचर भी हमारे यहाँ। कैसे कैसे फीचर है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कई तरह के लोगों ने क्या क्या बोला, केसी वेरे साहब ने बोला, ऑस्टिन साहब ने बोला, मॉरिस जोन्स ने बोला कि हमारे जो फेडरलिज्म है वो या तो क्वासी फेडरल है। क्वासी माने सूडो, मतलब आधा अधूरा है तो सही, लेकिन पूरा भी नहीं है और आधा भी नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे यूनियन यानी यूनिटरी जो हमारे फीचर्स हैं वो थोड़े ज्यादा दिखते हैं बजाय फेडरल। अब सर अभी इतनी बातें कर रहे हो, आप समझ में आ नहीं रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप यूएस की तरफ देखोगे, अगर आप यूएस को देखोगे तो यूएस में क्या है, वहां 50 स्टेट थे हैं मतलब, और ये वहां पे 13 कॉलोनियां हुआ करती थी। उन 13 कॉलोनियों ने आपस में हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा चलो हम और तुम मिलके क्या करेंगे, एक मजबूत सेंटर बनाएंगे। अच्छा, मतलब वहां पे क्या है, कॉलोनीज ने, छोटे छोटे भाइयों ने मिलकर एक बड़ा भाई पैदा कर दिया। लेकिन हमारे क्या हुआ, हमारे यहाँ बड़ा भाई ऑलरेडी स्ट्रांग था। बड़े भाई ने कहा सारे छोटे भाई मेरे सामने रहेंगे, इसी इसी कमरे में रहेंगे और तुम यहाँ रहोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ यूनिटरी जो फीचर्स हैं, जो हमारा सेंट्रलाइजिंग जो पावर है, वो सेंटर की थोड़ी ज्यादा है देन द फेडरल जो हमारी पावर्स। इसीलिए कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने बोला है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो लिविंग डॉक्यूमेंट है, वो एक क्वासी फेडरल नेचर का है। हमारा जो इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म वाला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला है। मतलब कैसा कि सारे के सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, सेंटर सारे मिला के हम कोऑपरेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बात बोली थी इस केस में। कौन सा केस था? एसआर बोम्मई जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे स्टेट्स की बात कौन कर रहा है? हमारे यहाँ स्टेट्स को हम दायित्व दे रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने राज्य में आप लोग अपने आप से रहोगे, और सेंटर हेल्प करेगा आपको अच्छे से गवर्नेंस करवाने में। ठीक है, एसआर बोम्मई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फेडरलिज्म है, भले ही ऐसा वर्ड मेंशन ना हो संविधान में, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ आवर मूल भावना, मूल अंतरात्मा, मूल सारी बार के बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। कैसा कैसा फेडरलिज्म के फीचर क्या क्या दिखाते हैं हमारे संविधान में। हम जब भी पढ़ाना शुरू करते हैं फेडरलिज्म, हम फेडरलिज्म को कैसे पहले देखो अपना बोलना शुरू करेंगे। हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे यूनियन और स्टेट्स, इनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, ये अपने अपने एरिया में, दोनों बड़े भाई छोटे भाई अपने अपने एरिया में अपना अपना काम करते रहते हैं, पर कभी कभी छोटे भाई को माननी पड़ती है बड़े भाई की बात, वो तो मनवाई जा रही थी, कोई बात नहीं। नाउ रिटन संविधान जब रिटन है, दैट मीन्स के इट इज इन राइटिंग,
अब सेंटर या कोई भी स्टेट अकेला उठ के अपने आप से नहीं कह सकता है कि संविधान में चेंज करो, नहीं। अपने यहां पे क्या होगा, अगर रिटन है दैट मींस कि लिखा हुआ है, रूल्स आर मेंटेन्ड, रूल्स आर रिटन, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ रूल्स किसके, इस जगह के संविधान के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी सुप्रीमेसी चलेगी। इसके बाद जुडिशरी है वो हमारी इंडिपेंडेंट है, ना सेंटर की है ना स्टेट की है, वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, एक साथ है, और दोनों सब पे नजर रखती है कि पार्लियामेंट पे भी, स्टेट की विधानसभाओं पे भी, और सेंटर की सरकार पे और स्टेट की सरकार पे भी। इसके बाद जो हमारी सरकार है वो ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। कैसे, सेंटर पे तो एक हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, सब कुछ है। और स्टेट्स में क्या होता है, हमारे यहाँ सीएम साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, सीएम साहब का अपना मंत्रिमंडल है जो गवर्नर साहब की हेल्प कराता है। इसके बाद हमारा जो हमारा जो जो हमारा जो हमारी जो विधायिका होती है, लेजिस्लेचर, जहां पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, वो बाई कैमरल है। दैट मीन्स क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा। हमारे यहाँ दो हाउसेस हैं। दो हाउसेस क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारा जिसमें जिसमें हमारे पीपल, हाउस ऑफ पीपल, ये है हाउस ऑफ पीपल। इससे क्या हुआ सर, समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि यहां वो लोग जा रहे हैं लोकसभा में, वो एमपी 550 एमपी 543 एमपी जो क्या है, जो जनता के मत से गए हैं। और राज्यसभा में कौन लोग जाते हैं, ये है अपर हाउस। इसमें क्या होता है सर, ये होता है एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे स्टेट्स की तरफ से कुछ कुछ एमपी चुन के जाते हैं। यूपी से कितने एमपी जाते हैं जरा आप बताना जरा, यूपी से कुछ मिला के कुछ ऐसे 2 डिजिट्स में ही नंबर है, तो वो आप बताओगे कितना नंबर है, ठीक है। यानी ये जो एमपीज गए राज्यसभा में, कुछ 15 20 25 30 जितने भी हों, ये सब क्या है, ये राज्यसभा में जाके यूपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लोकसभा में जो 550 लोग आते हैं, ये हमारे और आपके ऐसे हमारे सिटीजन्स का नेतृत्व करते हैं ये लोग जाके यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद संविधान का रिजिड होना ही ये तय करता है कि यहाँ फेडरलिज्म है, यहाँ फेडरलिज्म रहेगा। मतलब क्या है, अगर संविधान बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो, संविधान बहुत ज्यादा ऐसा हो कि अरे पिलपिला सा है, कुछ भी करा लो उसमें, इसका मतलब है क्या है कि सेंटर हो चाहे स्टेट हो, संविधान का जैसा चाहे वैसे कर लें, वो तो नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे संविधान जो है वो रिजिड है। वो मतलब लिखा हुआ है, पत्थर की लकीर भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कहेंगे बिल्कुल पिलपिला सा, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान बड़ा सॉलिड है, बहुत सही है। कैसे कैसे, आर्टिकल 1 देखो, सबसे पहले जो हम कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भले यूनियन वर्ड है, लेकिन मतलब ये नहीं कि हम फेडरल है ही नहीं, फेडरल जरूर है हम। आर्टिकल 246 की पावर देखो जरा, ये क्या कहता है कि मैं पावर दे रहा हूं किस किस को, सेंटर को भी स्टेट्स को भी, कि अपने अपने एरिया में काम करते रहना। सेंटर के पास बड़े बड़े काम है, स्टेट्स के पास छोटे छोटे काम है जो अपने लोकल गवर्नमेंट अपने अब चाहिए होता है गवर्नमेंट के लिए। नाउ 249 कहता है कि यूनियन पार्लियामेंट, देश का सेंटर का जो पार्लियामेंट होगा, विधायिका होगी, वो कोई भी कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट में भी लिखे हुए टॉपिकों के ऊपर, अगर जरूरत पड़े, अगर इंपॉर्टेंट है। अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पारित कर दिया, देखो यहां पे वर्ड राज्यसभा के लिए ही है, क्यों, क्योंकि राज्यसभा जो है इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, दैट मींस राज्यसभा अगर कोई चीज पारित कर दे, तो यानी कि वो स्टेट्स के बेनिफिट के लिए, स्टेट्स की भलाई के लिए कर रही होगी। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने अगर कोई चीज पारित कर दी, वो क्या है, कोई चीज कि कोई भी स्टेट का कोई टॉपिक उठा लेते हैं, मान लेते हैं स्टेट की हम उठा के चले कोई ऐसा स्टेट के ऊपर टॉपिक, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, पुलिस। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, क्योंकि वो स्टेट्स के अपने अपने एरिया में आता है, हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस है, उनका अपना अपना तरीका है, कहीं कमिश्नरेट है, कहीं पे एसएसपी है, कहीं पे कुछ है, स्टेट्स का अपना होता है, ठीक है सर, ओके। नाउ अब अगर राज्यसभा बोले कि नहीं, हम सारे स्टेट्स के सारे जिलों में एसएसपी हटा के कमिश्नर ही बिठाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये राज्यसभा ने ऐसी कोई चीज पारित करी जो राज्यसभा ही कर सकती थी, एक रेजोल्यूशन पारित करके, कि सेंटर को अब चाहिए इन सारे स्टेट्स के एरियाओं में जाके काम करे। तो वो चीज राज्यसभा के कहने की वजह से फिर यूनियन पार्लियामेंट अपना उस चीज पे काम करेगा, कोई लॉ बनाएगा, राइट। हमने कहा 263, ये क्या हो रहा है सर, ये एक इंटर स्टेट काउंसिल बनवाने की बात करता है। इसमें क्या होता है सर, इंटर स्टेट काउंसिल मतलब क्या हुआ, इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब होता है कि एक ऐसा काउंसिल जहां पे कई सारे स्टेट्स के सीएम, ये स्टेट्स के सीएम लोग आएंगे यहाँ पे, स्टेट्स के कोई और मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ये भी आ सकते हैं यहाँ पे, और ये आके यहाँ पे अपने गुणगान करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपनी चीजें बताएंगे कि साहब हम आप साउथ के स्टेट्स हैं, हम ईस्ट के स्टेट हैं, हम इधर के स्टेट हैं, हम उधर के स्टेट हैं, हमारे ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे यहाँ हाईवे चाहिए, हमारे यहाँ ये वाले जो सारे स्टेट्स हैं, हम एक साथ कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, करवाने दो, ये करवाने दो। तो ऐसे केस में इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ये बातें डिस्कस हो सकती हैं। फिर इसके बाद 275 ये क्या कहता है कि जब स्टेट्स को चंदा देना होगा, ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, क्यों, क्योंकि सेंटर के पास ज्यादा पावर है टैक्स कलेक्ट करने की, टैक्स एलोकेट करने की। तो जाहिर बात है कि संवैधानिक रूप से हमने, क्योंकि हमारा संविधान रिजिड है, हमारा संविधान रिटन है, हमने रूल फॉलो करते हुए बोला कि स्टेट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना है, स्टेट्स के वित्तीय मामलों को ऐसा नहीं हो जाए बेचारा कोई स्टेट हिल जाए। सिक्किम कह रहा हूं मेरे पास तो पैसे ही नहीं आ पा रहे, मैं इतना दूर बैठा हुआ हूं, मणिपुर कह रहा है क्या हो रहा है साहब हमारे यहाँ पैसे, तो इसका मतलब यह है कि अब इस आर्टिकल की वजह से क्या होगा कि स्टेट्स को पैसा देने का एक लाइबिलिटी है ऑन द सेंटर, सेंटर देगा ही देगा। चलो सर ठीक है, आगे और भी आर्टिकल है। 279A ये नया आर्टिकल जोड़ा गया, ये किसके लिए था, ये सॉरी ये था जीएसटी के लिए। तो जब हमने जीएसटी
एक्ट हमने लागू किया, तो जीएसटी लागू करते ही हमने बोला कि सारे स्टेट्स को जीएसटी माननी पड़ेगी। कोई ऐसा कौन सा स्टेट है जो नहीं मानेगा? सब मानेंगे। तो जीएसटी जब लोग मानना शुरू कर रहे हैं, उस समय में क्या चाहिए? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी की गवर्निंग बॉडी चाहिए। वो तो हमने संविधान में उसको मेंशन किया, जीएसटी काउंसिल को एक संवैधानिक रुतबा दिया, पद दिया। फिर 356 ये आर्टिकल क्या कहता है कि सारे छोटे भाई एकदम डिसिप्लिन में, कोई इधर उधर कोई काम नहीं करेगा। यहां की राष्ट्रपति के पास पावर क्या है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगवाना, अगर कोई मजबूरी आ जाए, अगर कोई कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो क्यों? क्योंकि उस स्टेट की जो गवर्नेंस है, उस स्टेट की जो प्रशासन है, वो बिखर रहा है, टूट रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो अगर वो नहीं चल पा रही है, देन राष्ट्रपति, सेंटर विल रूल ऑन दैट स्टेट कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो हम करके देंगे तुमको, लेकिन अभी तुम चुप बैठे रहो, बस। फिर 368 कहता है कि अगर संविधान में छेड़खानी करनी है, ये इकलौता आर्टिकल है जो इकलौते एक पूरे पार्ट में है। ये कौन से पार्ट में आता है? जरा मुझे वो पार्ट बता दो बस, ठीक है। तो 368 कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है, नॉट टू द स्टेट्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई बिल लेके आने के लिए। कोई स्टेट नहीं कह सकता कि साहब संविधान में छेड़खानी करो, लो साहब मेरी तरफ से ये बिल पास कर दो, नहीं। यूनियन, सेंटर एक बिल लेके आएगा, अगर उस बिल को पूरा सपोर्ट मिल गया, मेजोरिटी मिल गई, अब उसके बाद मेजोरिटी के बाद ये भी हो सकता है 368 के तहत ये भी चेक करना पड़ेगा कि स्टेट्स, आधे ज्यादा स्टेट इस चीज पे अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। रेटिफिकेशन मतलब होता है हाँ बोलना। रेटिफिकेशन बाय हाउ मेनी स्टेट्स? बाय व्हाट? रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। अब अपने आप स्टेट थोड़ी कह देगा, यूपी अपने आप थोड़ी कहता है, यूपी की विधानसभा कहेगी कि हाँ ठीक है हम अग्री कर रहे हैं सेंटर के इस नए संशोधन बिल से। फिर 7 शेड्यूल की बात हो गई। ये क्या कहता है सर? 7 शेड्यूल कहता है कि उन्हीं लिस्ट की बात करो हमसे। तो कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये यूएस कोड नहीं लिखा हुआ है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 लिस्ट की बात होती है कि सेंटर के पास बड़े बड़े काम है, जिम्मेदारी बड़ी बड़ी है, करेंसी की बात करनी है सेंटर को, डिफेंस की बात करनी है, फॉरेन रिश्ते की बात करनी है, और जो स्टेट्स है अपने अपने तुम एरिया में काम करो भैया, एग्रीकल्चर पे काम करो, तुम अपने लॉ एंड ऑर्डर पे काम करो, तुम अपने इस पे काम करो, उस पे काम करो, लैंड वैंड पे चीजों पर कर लो। लेकिन कुछ एक तीसरी लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहती है कि ये कोई जो इंपॉर्टेंट बड़े मुद्दे हैं, एजुकेशन, अगर एजुकेशन सारे स्टेट्स को अपने अपने हाथ में दे दी, क्या सब बढ़िया बच्चे हमारे एक लेवल के निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे। खैर अभी भी निकल रहे, वो तो अलग बात है। लेकिन एजुकेशन का अगर हम स्टेट्स के अपने हाथ में दे दें, तो कोई स्टेट हो सकता है कह दे मैं तो अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड ही मानता हूं, मैं नहीं मानता सीबीएसई, मैं नहीं मानता आईसीएसई, मैं नहीं मानता कोई और इंटरनेशनल बोर्ड। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे केस में हमने कहा ऐसे बड़े बड़े जो टॉपिक होंगे जिनका की पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जनहित से जुड़े हुए मामले हैं, तो उस पर सेंटर की भी सुनवानी पड़ेगी। सेंटर उस पर कानून बना सकता है। अब ये बताओ मुझे, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टॉपिक है और उस पे सेंटर और स्टेट ने दोनों ने कानून बना रखे हैं, और दोनों कानून जो हैं आमने सामने अड़े हुए हैं, दोनों कानून लड़ रहे हैं कि हम सही है कि तुम सही हो, तो बताओ किसकी चलेगी? ठीक है, गेस कर सकते हो तुम। अगर गेस कर पा रहे हो तो बढ़िया बढ़िया बात है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर सोचने वाली बात है, इस बार अटेम्प्ट क्यों दे रहे हो? ठीक है। नाउ केरलम, ये खबर आई तो केरला की असेंबली ने अभी अभी बोला कि हमारे स्टेट का नाम चेंज करो। नाम चेंज क्यों करें? क्यों? इन्होंने कहा क्योंकि हमारे जो स्टेट का नाम है, अर्लीस्ट मेंशन है हमारे स्टेट का नाम कहां पे? एम्परर अशोका के रॉक एडिक्ट्स में। कहां तक के? 257 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, उस जमाने में हमारे स्टेट का नाम मेंशन हुआ करता था, केरलम। तो केरलम नाम बोलो हमको। अब केरलम क्या अपने आप से बोलना शुरू कर देंगे? नहीं, यहां पे केरला असेंबली सेंटर से बोलेगी, यूनियन सरकार से बोलेगी कि मालिक हेल्प अस आउट। कैसे हेल्प अस आउट? आप आर्टिकल 3 का आह्वान करो, आप आर्टिकल 3 को बुलाओ। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि आप कैसे ना कैसे स्टेट का नाम वाम चेंज करवाना, तो क्या प्रोसीजर है उसका? प्रोसेस फॉर रीनेमिंग अ स्टेट, इट कैन बी इनिशिएटेड कहां से? बाय आइदर द पार्लियामेंट और द स्टेट की असेंबली। तो अब असेंबली ने कह दिया, अब गया है, अब देखो बॉल है, देखो अपने सेंटर के कोर्ट में। अब स्टेट सरकार का प्रपोजल क्या है? प्रपोजल टू रीनेम अ स्टेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट सरकार ओनली। जो होम मिनिस्ट्री हमारे देश की, वो रिव्यू करती है प्रपोजल को, फिर वो बताती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए क्या किसी और जगह से, किसी और एजेंसियों से, किसी और जगह से। अगर चाहिए होगा तो बता दो भाई ऑब्जेक्शन क्यों है आपको, इस स्टेट का नाम क्यों नहीं चेंज करें, ये चाह रहे हैं लोग चेंज करना, करवाने दो, क्या दिक्कत है? तो ऐसे केस में कई सारी एजेंसी हो सकती हैं, कोई और इंटरनेशनल एजेंसी भी हो सकती है, कोई और कोई एजेंसी जो भी हो जो बोले, इसके बाद सेंटर का अप्रूवल चाहिए होता है। अब रीनेमिंग सिटीज की तरह, सिटीज को तो कैसे अपने स्टेट में कोई ना कोई अपना नाम चेंज करवा ले, रीनेमिंग अ स्टेट, यहां पे स्टेट को अगर रीनेम करना है तो सेंटर की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले उसमें इन्वॉल्व होती है। एक संवैधानिक अमेंडमेंट होता है, ठीक है भैया। और इस अमेंडमेंट को हम ये नहीं कहते कि अंडर आर्टिकल 3 और 4 के तहत ही हो रहा है, तो 368 वाला अमेंडमेंट है, नहीं। संविधान के एक लिस्ट में तो नाम चेंज होगा ना। कौन सी लिस्ट में? जो शेड्यूल हमारा, कौन सा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो स्टेट्स के नाम, बाउंड्री एरिया सब लिखा हुआ है, उस जगह पे स्टेट का नाम चेंज तो होना ही होना है। अगर हम केरला को केरलम बोलने निकल लें
तो इसका मतलब क्या है, शेड्यूल 1 में जो हमारे ए से शुरू होके लेके डब्ल्यू तक हमारे नाम सारे हैं, तो हमने कहा कि अब यहाँ पे शेड्यूल 1 में जो स्टेट के नाम की लिस्ट है उसमें से एक नाम चेंज हो रहा है, केरलम होगा केरला का, तो इसका मतलब संविधान में चेंज तो हो रहा है। क्या संविधान में चेंज ये आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट वाला चेंज है? नहीं। अब यहां पे संविधान ने खुद ही बोला हुआ है कि आर्टिकल 3 एंड 4 हमारे इसीलिए हेल्प करने के लिए हैं कि एक स्टेट का नाम, बाउंड्री, एरिया चेंज करना अगर सेंटर चाह रहा है वो कर सकता है। पार्लियामेंट हैज द पावर। अब स्टेट की विधानसभा से हम देखो कोई सेशन मंगवा रहे हैं, मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेट की विधानसभा मना कर रही है, हाँ कर रही है, सेंटर की सुनने का मन है तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। फिर इसके बाद जब सजेशंस आ जाएंगे स्टेट की विधानसभा से, आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेड टाइम पीरियड, बिल गोज टू पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के पास है गेंद। पार्लियामेंट यहां पे क्या करेगी, बिल के बाद देखो ये बिल पार्लियामेंट के पास आने के बाद फिर इस पर चर्चा होगी, फिर मेजोरिटी चाहिए। ये जो बिल है लाइक एनी ऑर्डिनरी बिल की तरह इसको पास होना है, मतलब कि विद अ सिंपल मेजोरिटी 50% कितने ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी लोग उस दिन आए हैं, आधे ज्यादा लोग बस हाँ कहते हैं, बस जितने लोग उस दिन आए प्रेजेंट एंड वोटिंग के आधे ज्यादा बस हाँ बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट का अप्रूवल हो गया। इफ एक्सेप्टेड, प्रपोजल इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट ये अपने देखो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना, तो राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। अच्छा, लॉ बनने के बाद स्टेट को स्टेट को भेजा जाएगा भाई कि ठीक है तुम्हारा काम कर दिया हमने, जाओ से तुम्हारा नाम चेंज हो गया है, चलो ठीक है। अब अगर नाम चेंज हो गया, आप स्टेट खुश, हैप्पी, कोई भाई अगर आपको याद हो कोई अभी स्टेट के नाम चेंज हुए थे क्या हाल फिलहाल में, जरा बताना। नाउ आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नई स्टेट पैदा करना, कोई स्टेट की एरिया, बाउंड्री, नाम वाम ऑल्टर करना, चेंज करना, वो सब क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ। हर चीज देखना बाय लॉ लिखी होगी कि कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते रहना। पार्लियामेंट में कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हुए फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टू स्टेट्स, अच्छा, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, अच्छा, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एन एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज द एरिया, डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज या ऑल्टर द नेम। तीनों चारों चीजें कर सकता है कौन, पार्लियामेंट ही कर सकता है। अब आर्टिकल 4 यही कहता है कि इस दौरान जो भी हो रहा होगा, अब ये अगर हुआ है तो आर्टिकल 4 जो इस दौरान जो भी चीजें करी गई हैं आर्टिकल 3 के तहत, तो आर्टिकल 4 कहना है कि मैं बचाता हूं किसको, आर्टिकल 368 से। ये जो भी हरकत हुई है, सेंटर ने जो भी काम किया है, ये 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ये बहुत सिंपल है समझना कि आर्टिकल जो 2 और 3 के तहत जो भी पार्लियामेंट करने जा रहा है किसी भी स्टेट के साथ, वो आर्टिकल 4 कहता है कि मैं बचा रहा हूं 368 से। 368 अगर 368 के तहत ये काम हो रहा होता तो स्टेट की रजामंदी चाहिए होती, स्टेट्स की सुननी पड़ती। कई बार कई जगह हो जाता, अरे स्टेट्स की देखो स्टेट मान नहीं रही, कैसे होगा। तो ऐसे केस में आर्टिकल 4 ने कहा 368 से जरूरत नहीं है, हम है ना। आर्टिकल 4 कह रहा है मैं बचा रहा हूं। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 shall not be deemed to be an amendment to the constitution under article 368। ठीक है, ओके। नाउ हमने कहा ये तो बात सही है। अब फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, जब भील प्रदेश ने बोला कि लाओ साहब हमारी बात कौन करने वाला है, तो अब एक नया स्टेट की कल्पना करने वाले हैं। कैसे, भील जाति ने कहा कि भैया हमारा भील प्रदेश चाहिए हमें, जो हमारे साथ रहे, हमारे लोग रहे। भील प्रदेश कहां कहां के लोगों का है, जरा मुझे एक बार ये बता दो, कौन से स्टेट से मिलकर भील प्रदेश बनेगा या कौन से स्टेट में से निकल के बनेगा भील प्रदेश। ठीक है, अब अगर नया स्टेट पैदा होना है, नया स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली। कोई स्टेट नहीं कह सकता लाओ साहब मेरे में से एक टुकड़ा छांट दो और उसको बोल दो अलग नाम, नहीं, स्टेट नहीं करेगा ये काम। ये काम कौन कर लेगा, ओनली बड़ा भाई, बिग ब्रदर। तो अब जब बिग ब्रदर करने निकल रहा है काम, इसका मतलब है बिग ब्रदर के पास सारी चीजें आ गई। क्या, कोई नया स्टेट पैदा करना। अब नया स्टेट आर्टिकल 3 के तहत ही आता है। कैसे भैया, provides for formation of new states and alteration of area, boundary, name, जो भी हो। इट कैन बी, देखो अपना कुछ भी इंट्रोडक्शन हो रहा हो ऐसे कोई काम करने का, बिल पास करने का, तो इसके पहले राष्ट्रपति जी की मंजूरी चाहिए होगी। यानी कि इस संविधान में संशोधन नहीं माना जा रहा है। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसमें नो रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या, अगर राष्ट्रपति साहब ने मंजूरी नहीं दी है पहले से कि ऐसा बिल पेश करो, तो अब उसके ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल पेश नहीं होना चाहिए। अगर संवैधानिक संशोधन बिल है पार्लियामेंट की, देखो अगर पार्लियामेंट कोई संविधान में चेंज करने वाला है तो राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन प्रायर नहीं चाहिए, उसके बाद में तो चाहिए होगी। अब बिल नीड्स टू बी प्रेजेंटेड, अपने सिंपल मेजोरिटी पास होना है। अब बेरुवारी यूनियन में एक केस हुआ था 1960 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या चल रहा है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरुवारी यूनियन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, पाकिस्तान, कौन सा वाला, ईस्ट पाकिस्तान को हम टेरिटरी दे रहे थे। हमने कहा अच्छा इसमें क्या करना है। अब ईस्ट पाकिस्तान है, ये कौन सा पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। तो हमने कहा ये बेरुवारी यूनियन वाला जो मामला है, क्या था ये मामला ये था कि कुछ ऐसे हमारे एनक्लाव्स थे, कहां पे, वेस्ट बंगाल में,
त्रिपुरा में, असम से, ये सब ऐसे वाले जो उस समय एरिया हुआ करते थे। तो अब कई सारे वेस्ट बंगाल के पास कुछ एरिया थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान के कहलाते थे और वो हमारी बाउंड्री के अंदर थे। सेंटर ने कहा इसको सॉल्व करो, इसको भेजो, उनको दो। अब वेस्ट बंगाल ने कहा तुमने अलग डील कर ली ईस्ट पाकिस्तान से, सेंटर बड़े भैया, और बड़े भाई तो बड़े भाई बने बैठे हो, तुम लैंड तो मेरी जा रही है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। वेस्ट बंगाल ने कहा कि मालिक क्या चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में, देखो जरा क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है। कैसे सही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 3 क्या करने के लिए, टू ऑल्टर अ स्टेट की बाउंड्री, यस आपके पास है, बिल्कुल है। पर आपके पास इस आर्टिकल 3 के तहत किसी एक टेरिटरी को दूसरे देश को छोड़ने की परमिशन नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप संविधान में संशोधन कर दो, तब ये चीज आप कर पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाउंड्रीज चेंज करना पार्लियामेंट का हक है। किसका? स्टेट्स का। स्टेट्स की बाउंड्री चेंज होनी है, पार्लियामेंट ने कहा मैं करूंगा, पार्लियामेंट करना चाहे कर ले, पार्लियामेंट ओनली यही है बस सारे सर्वे सर्वा। लेकिन ये जो पावर है, इट डज नॉट एक्सटेंड टू सीडिंग एन इंडियन टेरिटरी। आप कोई भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे फॉरेन नेशन को ऐसे दोगे नहीं। क्या मतलब हो गया? अब संविधान में लिखा ही नहीं है। अब संविधान में लिखा, संविधान में अगर लिखना है, अब तो ये तो बड़ा काम हो गया, फिर तो मालिक की तो प्रॉब्लम आ गई। फिर इसके बाद हुआ संविधान में चेंज। ठीक है, हमने कहा नए नए स्टेट पैदा हो रहे थे, 1960 वही समय है, 56 हो चुका था, धर कमीशन आ गया, जेवीपी कमीशन आ गया, कमेटी आ गई, और अपने फजल अली कमीशन हुआ, सब कुछ हुए। तो इन सारे कमेटी कमीशनों ने 1948 में ये आई थी, उस समय बात हुई थी कि लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर हमारे प्रांतों को तय होना है। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, ये कमीशन आया एसके दर्जी की चेयरमैनशिप में। इन्होंने बोला कि आप स्टेट्स को चाहो तो रिऑर्गेनाइज कर लो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी, कि प्रशासनिक सुधार अगर हो पाए, प्रशासनिक कन्वीनियंस अगर हो पाए, तब तो ठीक है। लेकिन भाषा के आधार पर अगर आप कर रहे हो तो ये क्या होगा? इससे सेपरेटिस्ट टेंडेंसी पैदा हो जाएंगी। अगर ये टेंडेंसी आने लग गई तो कोई भी स्टेट कुछ सालों बाद कहने अपने खड़ा हो जाएगा, कह देगा मैं चला इंडिया से। अरे चलो कैसे? अभी तो यहाँ पे अभी तो खाली भाषा के बाद ये इस पे हो रहा है। भाषा है, जात है, रिलीजन है, हमारे इतने सारे प्रॉब्लम आ जाएंगी फिर तो लिंग्विस्टिक फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। के हो सकता है अगर मद्रास स्टेट में से अगर आंध्रा अलग हो जाए और तेलुगु लोग जो है जो बोल रहे हैं, तमिल लोग जो बोल रहे हैं, वो अलग अलग होकर अगर अपना जी पा रहे हैं और उससे प्रशासनिक कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो कर दो आप, ठीक है। पर भाषा के आधार पर मत बोलो कि हाँ ये भाषा बोलने वाले लोग हैं, चलो इनको सेपरेट स्टेट दो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि भाषा के नाम पे फिर ये ऐसा जीनी है जो बार खुल गया तो बोतल में वापस बंद नहीं हो पाएगा। इसके बाद आई जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी के 3 मेंबर्स थे बड़े बड़े, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? नेहरू जी, पत्ताभी सीतारामैया जी और वल्लभ भाई पटेल जी, आयरन मैन ऑफ इंडिया। नाउ इस कमेटी ने बोला कि बिल्कुल नहीं मानने वाले। क्या नहीं मानेंगे? लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ अपने कोई अपने स्टेट्स का वापस रिकॉग्निशन नहीं मानेंगे। साफ बात खत्म हो गई। हमने कहा ठीक है, फिर कुछ तो मनवाओ। तो हमने कहा एक चीज और हो सकती है, थोड़ा समय और ले लेते हैं। फजल अली कमीशन एक और आ गया, जैसे फजल अली जी थे और इसमें जो हमारे के एम पानीकर साहब थे और एच एन कुंजरू साहब थे। तो ये तीन लोग थे। इन्होंने बोला कि लाओ दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये क्या होगा? एसआरसी, स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इस कमीशन ने बोला अच्छा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है, बट इन्होंने कहा हम इस थ्योरी को मना कर रहे हैं। थ्योरी क्या है? वन लैंग्वेज वन स्टेट। नहीं नहीं नहीं, भाषा एक स्टेट में हो सकता है 2-3 बोली जाती हो। उसका मतलब ये नहीं होगा कि उस स्टेट में से, अगर ये स्टेट है इसमें से एक सेक्शन ऐसा है जो एक तरह की भाषा बोलता है, ठीक है। अब एक सेक्शन है जो दूसरी तरह की भाषा बोलता है, ये वाला, ठीक है। और एक सेक्शन है जो तीसरी तरह की भाषा बोलता है, ये वाला, ठीक है। हो सकता है तुम्हें कलर नहीं दिख रहा हूं, पर यहां पे मैंने 3 भाषा लिखी है, पीली, हरी, लाल। अब अगर पीला काटने की वजह से एक स्टेट कन्वीनियंस आराम से काम कर पा रहा है, दे दो, कर दो। अब कल को वो लाल वाले बोलेंगे हमको भी अलग करो, हरे वाले बोलेंगे हमको भी अलग करो। नहीं 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 नहीं, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं चलेगा। हम मान रहे हैं कि स्टेट्स का रिनोवेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, चलो ठीक है, मान लिया कि चाहिए ही चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कल को ये 2-3 में खड़े हो जाएं कि हम 5 लोग हैं, हमारी अलग भाषा है, हमको भी अलग करो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, ओके। मतलब क्या हुआ? ये बात हो गई 1953 की। इसके बाद 1956 आ गया और 1956 में हमारा क्या हुआ? हमारा फर्स्ट स्टेट बना। फर्स्ट स्टेट क्या? कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब ये जो स्टेट बना, इस स्टेट में बनने के पीछे काफी ज्यादा इसमें भूख हड़ताल हुई थी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर की, जो गांधी जी के फेवरेट भी थे। और वो फ्रीडम फाइटर इतने 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 भले आदमी, बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा था कि मैं भूखा रहूंगा जब तक कि मेरा स्टेट अलग नहीं होता है मद्रास स्टेट में से, मद्रास प्रोविंस में से। तो आप उनका नाम बताओगे फ्रीडम फाइटर का, आप वो स्टेट का नाम बताओगे कौन सा था, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो नाउ अब कर्नाटका और केरला दोनों स्टेट
जो जीडीपी में काफी ज्यादा अच्छा योगदान देते हैं जीडीपी में। तो इन्होंने कहा कि कहा भैया कहा चल रहा है, आप दिल्ली दिल्ली कर रहे हो, यहाँ पे हमारा तो हाल बेहाल हो रखा है, हमको पैसा कब मिलेगा। सेंटर का अलेजेड बायस फिस्कल पॉलिसी कैसे कि आप नेशनल कैपिटल की इसको दिल्ली को ध्यान दे रहे हो और आप देखो बेंगलोर और आप देखो त्रिवेंद्रम को भूल ही जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा काम। अब फिस्कल फेडरलिज्म की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा हमारा माध्यम है जिससे हम रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं किन किन के बीच में, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें 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 हम करने क्या निकले हैं, हमने ये देखना है कि ये एक फिस्कल फेडरलिज्म मतलब कि हमारे बड़े भाई का दोस्त आता है। अगर आपको मेरी क्लासें याद हो तो मैंने फाइनेंस कमीशन को हमेशा बोला है फ्रेंड ऑफ बिग ब्रदर, फ्रेंड ऑफ बिग ब्रदर। तो अब आप मान लो बड़ा भाई है आपका और बड़ा भाई का एक दोस्त है जो बाहर रहता है लंदन में, अभी लंदन में रहता है, ठीक है। ये 5 साल में एक बार घर आता है और 5 साल में एक बार घर आने के बाद ये कहता है कि हाँ साहब छोटे भाई वाला कमरा यार छोटा लग रहा है, इसको तो एक काम करो, इसके अंदर से सोफा ही हटा लो तो थोड़ी जगह बन जाएगी इसके यहाँ, और एक दूसरे छोटे भाई कमरा है उसमें जो है सामान ही नहीं है, उसमें सामान पहुंचवाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा भाई का दोस्त आ रहा है बाहर से फाइनेंस कमीशन, ये क्या है 5 साल में एक बार बनता है और ये क्या बताता है, फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि कैसे कैसे रिकमेंडेशन दूं मैं, कैसे कि सेंटर और स्टेट की सरकारों में कैसे कैसे पैसा बटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स, कि कैसे कैसे आपको बड़े भाई को छोटे भाइयों में पैसा बांटना है। ये आपका काम है, बड़े भाई जिम्मेदार आप हो, लेकिन फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, तरीका मैं बता रहा हूं। अब इन्होंने कहा, संविधान खुद ही कहता है कि सिग्निफिकेंटली सेंट्रलाइज हमारा फेडरल सिस्टम है, ठीक है भैया। हमारा अभी हमने पीछे देखा कि हमारा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा है, क्वासी फेडरल है, फेडरलिज्म हमारा थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट रेवेन्यू रेजिंग पावर जो है, पैसा कमाने वाली पावर्स, वो किसके पास है, वो अपने देखो सेंटर के पास, अपनी देखो यूनियन के पास है। अब इसकी सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो फिस्कल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द यूनियन सरकार टू द स्टेट्स, ये फाइनेंशियल सेपरेशन जो है भैया, इसमें स्टेट्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेंशियल है इन बेचारों छोटे भाइयों के लिए कि कहीं बेचारे कोई लटक ना जाए, कोई बेचारे पीछे ना रह जाए कि ले हमारा तो जो हमने टैक्स कलेक्ट करवा के दिया बड़े भैया ने, अब इनको दिया बड़े भैया को, बड़े भैया ने क्या किया 3-4 छोटे भाइयों में बांट दिया, बाकी रह गए पीछे। अब यूनियन सरकार क्या करती है, ये पैसा कमवाती है स्टेट्स को, बोलती है स्टेट तुम लोग कलेक्ट करो ये पैसा और मुझे पकड़ाओ और मैं बाद में बांटूंगा, कैसे कैसे बांटना है मुझे। तो यूनियन सरकार ट्रांसफर करती है टू स्टेट्स को कब, कैसे, 2 मेन मैकेनिज्म से। कैसे कैसे, एक तो फाइनेंस कमीशन के कहने पे और वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा। तो अब फाइनेंस कमीशन जो बताता है फॉर्मूला के साहब 61 42 ऐसे करो, जो करना है करो, आपको ऐसे बांटना पड़ेगा 41 39, जो आप करो जैसे करना आपको जो समझ में आए, ठीक है। अब सेंट्रल सरकार खुद ऐसी कई सारी स्कीम्स लेके आती है, आयुष्मान भारत, आधार स्कीम, कोई और स्कीम, आप नाम बोलो स्कीम का। तो वो स्कीम जो सेंट्रल स्कीम्स होंगी, वो सेंटर क्योंकि पैसा खर्च कर रहा है उनको स्टेट्स में लगवाने के लिए, तो सेंटर एक तरीके से बोल रहा है कि लो भाई तुम्हें नहीं करना पड़ रहा है, मैं पैसा खर्च कर रहा हूं या मैं पैसा लगा रहा हूं, तुम लगा दो 10% पैसा, तुम लगा दो 40% पैसा, मैं मान लूंगा। बस इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट्स को बोल दिया गया कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जब भी फिस्कल फेडरलिज्म की बात समझना तो हमेशा 3 तरीके से आपको शब्द याद होने चाहिए, फिस्कल इक्विवेलेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरीज। मतलब क्या है, पहला क्या है सर, हो सकता है आपको यहां पे देखो वीडियो में नहीं दिख रहा हो, इसका मतलब पहले सुन लेना। ज्यूरिसडिक्शन डिटरमाइनिंग क्या, द ऑर्डर ऑफ प्रोविजन ऑफ ईच पब्लिक गुड शुड इंक्लूड क्या, ऐसे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि उसको खाते हैं उसको पीते हैं, एक ऐसा कुछ सामान, कोई भी चीज है, कुछ भी चीजें, इसका मतलब है एक लार्ज नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, सब लोगों का फिस्कल इक्विवेलेंसी यहां पे तय हो रही है कि एक कैसे होगा सामानों का अदला बदली, सामानों का ट्रांसफर, कैसे चीजें, पब्लिक गुड्स जो भी हैं जो जनता के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जो सरकारी सामान है, सरकारी सामानों का कैसे कैसे हम इधर उधर बंटवारा करेंगे, किस किस के बीच में पकड़ाएंगे। अब एक थ्योरम आता है अगला डिसेंट्रलाइजेशन का, इसमें क्या है, ईच पब्लिक सर्विस, कोई पब्लिक सेवा कुछ भी कह लो आप, आधार कह लो, डीएल लाइसेंस कह लो, कुछ भी आप जो समझ में आ रहा कह लो, नाउ शुड बी प्रोवाइडेड by the jurisdiction having control over the minimum geographic area that would internalize the benefits and cost of such provision। ये कोई भी आप स्कीम लेके आओ उसको इतने डीप तक लेके जाओ कि उसको उससे मिनिमम एरिया से अगर और छोटा हो जाएगा तो वो एरिया फिर तो पूरा सर्व नहीं हो पाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई स्कीम लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्कीम ले रहे हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ले लें या आधार ले लेते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो हम इसको डिसेंट्रलाइज करते गए कोई टैक्स कमाने की, कोई सरकार की कोई पावर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी की पार्किंग फीस, अब ये जो पार्किंग फीस है ये म्यूनिसिपैलिटी की है, एक जिला के अंदर एक म्यूनिसिपैलिटी, एक नगर महापालिका जो है वो तय करती है कि हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा फीस लगेगी। मतलब क्या है कि हमने एक छोटी सरकारी बॉडी को, म्यूनिसिपैलिटी को, नगर महापालिका को हमने इतना पावर किया है कि तुम अपने एरिया को संभालो
और स्टेट किसको ध्यान रखेगा? स्टेट बात करेगा पार्किंग तो चलो ये ले रहा है म्यूनिसिपैलिटी, लेकिन स्टेट ध्यान रखेगा किस चीज का? रोड टैक्स का, आरटीओ का, ठीक है। तो अब स्टेट ले रहा है रोड टैक्स, अब इस एक गाड़ी के ऊपर जीएसटी भी लगेगा, तो जीएसटी पड़ेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो हमने क्या किया? हमने डिसेंट्रलाइज करते गए किस चीज को? पब्लिक सेवा को। कौन सी सेवा को? पार्किंग की सेवा को, रोड टैक्स की सेवा को, कि हम इसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं कितने ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरीज, ये क्या होता है सर? सब्सिडैरिटी एक फंक्शन शुड बी परफॉर्म्ड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस। प्रिंसिपल इंप्लिसिटली इंप्लाइज क्या? हायरार्की, कि भाई कैसे कैसे आपको सब्सिडैरिटी आपको याद रखनी है कि भाई मैं बड़ा भाई हूं, मेरा छोटा भाई है कौन? कोई स्टेट। इस छोटे भाई के दो चार अंग हैं, क्या? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, कोई नगर महापालिका, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो हमने क्या किया? हमने सब्सिडरी गवर्नमेंट बना दी है, ये अपने आप अपने अपने एरिया में अपने अपने जगह पे अपना काम कर रही है। तो ठीक है भैया, काम करने दो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमने कहा अब जब हमने स्टेट्स की बात करी, तो सेंटर और स्टेट के बीच की जो लड़ाई चल रही है, इस सेंटर स्टेट की लड़ाई को सुलझाने के लिए कई बार कई कमेटी कमीशन खूब बने। पहला एआरसी कमीशन बन गया, राजमन्नार कमेटी आ गई थी, फिर सरकारी कमीशन आया, बड़ा फेमस हुआ, पुंची कमीशन आया, ये बढ़िया हुआ। इसके बाद रिपोर्ट आई थी सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। ये क्या थे? चीफ मिनिस्टर्स। ये इन लोगों ने बीच में आके सब लोगों ने मिलके, एक समय था जब स्टेट्स के कई सारे सीएम लोग एक साथ आए, इन्होंने कहा हमारी बात सुनो, हम कहने निकले हैं कुछ कुछ, हमारी बात सुन लो। अब पहले आरसी में क्या बात हुई थी? रोल ऑफ यूनियन सरकार, भैया तुम बड़े भैया हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। इन एरियाज दैट आर कवर्ड बाय द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लार्जली दैट ऑफ पायनियर, गाइड, डिसेमिनेटर। जो आप बड़े भैया हो, आप बस सेंटर सॉरी आप सेंटर हो, आप स्टेटस वाले टॉपिकों में ना ज्यादा मत घुसना, आप बस खाली इंफॉर्मेशन देना, आप प्लानिंग देखना, आप इवेल्युएटर बनना, आप बस ये समझना कि आपको बस गाइड करना है। ये आप बड़े भाई होने के नाते बड़े भाई वाला फर्ज निभाओ, छोटा भाई अपने आप करेगा, करता रहेगा। अब यूनियन सरकार, हमारे इस कमेटी ने, राजमन्ना कमेटी ने बोला कि यूनियन सरकार शुड नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग क्या? इंटर स्टेट काउंसिल। उन सारे स्टेट्स में जहां पे हमने बोला था सीएम साहब सारे आके बैठा करेंगे, उसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब लोग होंगे उसमें, तो इंटर स्टेट काउंसिल की मर्जी के बिना आप लोग डिस्कशन मत करना। व्हेन जो डिसीजन हो कैन अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वन और मोर स्टेट्स। अगर एक दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और वो स्टेट नहीं चाह रहे हैं कोई राजामंदी कुछ भी चीज, तो आप सारे इंटर स्टेट काउंसिल बैठ के वहां सारे सीएमओ से, सब लोगों से पूछवाओ, बोलो कि साहब देखो दिक्कत आने वाली, शुड बी सॉल्व इट और नॉट। अब फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड अ परमानेंट बॉडी, ये इन्होंने बोला कि 5 साल में क्यों आ रहा भाई, इसको परमानेंट करो, इनका काम यही है, बताते रहना पैसा कैसे बटना है, कब कटना है। नाउ इंस्टीट्यूट पावर जो होनी चाहिए टैक्सेशन की, वो कहां जाए? स्टेट्स में जाए, नॉट विद द सेंटर। हमने कहा ना, नहीं हो पाएगा। अब सरकारी कमीशन आया, सरकारी कमीशन में इन्होंने बोला नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स शुड बी केप्ट टू द मिनिमम। इससे क्या होगा? स्टेट सरकारें जो हैं शुड बी इन्वॉल्व, इनको बोलो कि अपने आप तय करो आपका कंटेंट, आपका कवरेज, आप ऐसी स्कीम लगवाना चाह रहे हो अपने एरिया में, और लोकल वेरिएशन आप करवा सकते हो, पहाड़ों के लिए अलग, झीलों के लिए अलग, सड़कों के लिए अलग, कुछ आपको जो करना कर लो, क्योंकि हर स्टेट का अपना ज्योग्राफी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कहीं वेस्टर्न घाट्स हैं, कहीं पे कोस्टल है, कहीं पे नदियां ज्यादा है, कहीं पे प्लेन ज्यादा है, कहीं पे कुछ भी चीज है, तो इसका मतलब कहीं पे डेजर्ट है। तो अब ऐसे केस में स्टेट के ऊपर दायित्व छोड़ो कि आपको तय करना है कि आपकी जो स्कीम है, सेंटर तो अपना काम मिनिमम करेगा, स्टेट के अंदर ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन जब करेगा तब ज्यादा कर देगा। अब पुंची कमीशन आया, पुंची कमीशन ने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम होना चाहिए ऑफ ऑल ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स। कैसे कैसे रिव्यू कर रहे हो आप इसको, ये बताओ किस चीज का? पैसे का, पर्टिकुलरली थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स विद अ व्यू टू मिनिमाइजिंग द कॉम्पिटेंट, जो भी कंपोनेंट ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर। आप जो पैसा किसी स्टेट को पकड़ा देते हो, किसी को ज्यादा किसी को कम, ग्रांट इन एड, इसको इसको इसको, ये पैसा शुड बी केप्ट अंडर द परव्यू ऑफ रिव्यू। इसका रिव्यू होना चाहिए पहली बात तो, जो भी ट्रांसफर हो रहा है स्टेटों को, और किसको कम किसको ज्यादा, किस बेसिस पे हो रहा है, इसका फॉर्मूला डिफाइंड हो, तय हो। अब सब ग्रुप ऑफ सीएम्स, ये लोग एक ग्रुप बनाया इनका, और इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में क्या था? एग्जिस्टिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं शुड बी रिस्ट्रक्चर्ड एंड देयर नंबर शुड बी रिड्यूस्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 स्कीम्स। सेंट्रली जो स्कीम्स हो, जो भी हो, वो 30 के आसपास ही हो, 30 के ऊपर ब्रीच ना हो। बाकी स्टेट्स को अपने आप करने दो, स्टेट्स को बस पैसा दे दो, बस ये बोली गई। ऑल दी स्कीम्स वुड बी अम्ब्रेला स्कीम्स, विद एवरी स्कीम के अंदर कुछ कुछ सब नंबर ऑफ स्कीम्स, कुछ भी लार्ज नंबर ऑफ, कुछ भी अपने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, विद यूनिफॉर्म फाउंडिंग, अपने कुछ भी पैटर्न, कुछ भी करा लो, अब जो करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमने कहा फुल स्टेटहुड चाहिए, किसको? लद्दाख को। यहां लद्दाख में एक अलग आंदोलन हुआ था, तो आंदोलन में कई सारे हजारों लोग वहां पे आ गए थे, और लेह में ये लोग खड़े रहे, इन्होंने ये खूब सड़क पे रहे, रोड पे रहे, इन्होंने कहा कि भैया छठा शेड्यूल होना चाहिए हमारे लिए, क्यों नहीं हमारे लिए? अब बात कर लो लद्दाख की, तो लद्दाख क्या हुआ? ये एक यूटी बना था, कब? 2019 में 5 अगस्त को। अब यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, उसको तो यूटी को तो विधानसभा मिल गई अपनी, लद्दाख कुछ नहीं मिली, लद्दाख रह गया। अब यहां पे क्या है? लद्दाख के पास ना अपना खुद का विधानसभा है, लद्दाख में से एक दो एमपी आ सकते हैं, वो कहां आएंगे? सीधे सेंटर में। अब
छठा शेड्यूल जो है जिसकी लोग मांग कर रहे हैं, छठा शेड्यूल इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो जातीय, जो हमारे जनजाति लोग होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन, इनकी सुरक्षा के लिए छठा शेड्यूल पैदा हुआ है। एंड इट प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू द जो हमारी कम्युनिटी वहां रहती है। कैसे? क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स। यहां पे एडीसी जो हमारे होते हैं, ऑटोनॉमस हमारे जो हमारे काउंसिल होते हैं, ये काउंसिल्स अपने आप से अपने एरिया के लिए कानून बना लेते हैं। कैसे कैसे टॉपिकों पे? पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिकों पे। अब इनके लिए आर्टिकल संविधान में मेंशन है, स्पेशल प्रोविजन है इनके लिए अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1। अच्छा, स्टेट्स कौन कौन से आते हैं अपने अपने देखो छठे शेड्यूल में, देखो कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो अब 10 ऑटोनॉमस जोन पैदा हुए हैं इन द स्टेट्स ऑफ एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 4 स्टेट्स में एएमटीएम, फिर से लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना, एएमटीएम, ये इन 4 स्टेट्स में क्या है, ऐसे 10 टोटल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये काउंसिल अपने आप तय करते हैं कि हमारे यहां पे इन टॉपिकों पे अराउंड हेल्थ हो गया, लैंड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन चीजों में हमारे यहां काम कैसे होगा। ठीक है, अब याद रखना छठा शेड्यूल जो है बहुत ही घातक है, बहुत ही बड़ा है। यहां पे छठा शेड्यूल, अब देखो इसमें क्या क्या फीचर है। गवर्नर साहब के पास पावर है टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक है, इफ देर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, कैन डिवाइड द डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स। तो अगर एक जिला में कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जनजातियां हैं, बोल दिया कि साहब एक जिला है, जिला एक ही रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिए गए। अब इसमें क्या होते हैं, जो हमारे काउंसिल होते हैं, इन काउंसिलों में एज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है भैया, कंसिस्टिंग ऑफ 30 लोग, 30 लोग आते हैं इसमें। 4 कहां से आते हैं? नॉमिनेट बाय द गवर्नर। अब गवर्नर अपने आप कर रहे हैं ये काम? ये गवर्नर अपने आप तो नहीं कर रहे होंगे, इनको कौन हेल्प कर रहा होगा? उसका आंसर दो, एड एंड एडवाइस। ठीक है, अब एड एंड एडवाइस, जो इनको सलाह मशवरा दे रहा हो कि गवर्नर साहब इन 4 व्यक्तियों को सरकार की तरफ से नॉमिनेट करो इसमें। ठीक है, जो रिमेनिंग बाकी 26 होंगे उन 3 में से, वो चुन के आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। कि कौन लोग चुन रहे हैं इनको? वही लोग, वही जनजाति वाले लोग जो उस एरिया में, उस अपने रीजन में वो लोग रह रहे हैं। अब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये रहते हैं 5 साल के लिए, जब तक कि इनको वहां रहने नहीं दिया जा रहा हो। अगर काउंसिल को हटा दिया गया पूरा, तब तो बात खत्म हो गई। पर अगर काउंसिल है, जिंदा है, तो काउंसिल में रहने वाले जो लोग होंगे, जो ये चुन के आ रहे हैं 26 + 4, ये लोग रहेंगे 5 साल तक के लिए। और नॉमिनेट मेंबर्स जो हैं, दे होल्ड ऑफिस एट द गवर्नर का प्लेजर, जब तक चाहे तब तक रख लेते हैं। अब ईच ऑटोनोमस रीजन जो है ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल। अपने अपने रीजन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, उनको अपना बना दिया गया कि साहब ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ठीक है साहब, ओके। नाउ काउंसिल के पास पावर क्या क्या है? इनके पास पूरी पूरी पावर है। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स। कैसे कैसे? लैंड, देखो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस लॉज, मैरिज, डिवोर्स, सारे के सारे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, सोशल कस्टम हो गया, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों पे क्या कर रही है जो हमारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एडीसी, ये सब के सब अपने 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 हिसाब से, अपने अपने कस्टम्स के हिसाब से रूल बनाते हैं। अब जो ये रूल बना रहे हैं, ऑल सच लॉज, दे नीड द असेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर मतलब यहां पे एड एंड एडवाइस ऑफ व्हाट? एड एंड एडवाइस ऑफ सेंटर, है ना? राष्ट्रपति बोलो, यहां पे सेंटर बोलो, क्या है यहां पे? किसकी चाहिए एड एंड एडवाइस? इस एरिया में जो काउंसिल है, अगर इसने कोई कानून बनाया है फॉर अपने कैनाल वाटर के लिए, तो इस पे इन्होंने जो कानून बनाया है, हमारी एडीसी ने, इसकी पावर किसके पास जाने वाली है? इसको देखो, जो इसको ओके बोले गवर्नर साहब बोलेंगे, ये इनको गवर्नर साहब को कौन बताएगा कि साहब हाँ बोलो ना बोलो? ठीक है, अब विलेज काउंसिल बने इसके बाद, तो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो है विद इन देयर टेरिटरी, इनके जुरिस्डिक्शन में कैन कॉन्स्टिट्यूट क्या? विलेज काउंसिल, अपने अपने गांव के लेवल पे, अपने अपने कुछ कुछ अपने छोटे छोटे अपने इन्होंने आयोग, सॉरी आयोग नहीं, पर ऐसे कुछ पंचायत बना ली, कोई अपने लोकल लेवल पे काम कर लिया फॉर द ट्रायल ऑफ सूट्स। नॉर्मल, अगर तो सिविल सूट है, केसेस बिटवीन कुछ कुछ ट्राइब की लड़ाई चल गई आपस में, कुछ हो गई, मार कुटाई हो गई, कुछ भी हो जाता है। नाउ दे हियर अपील्स फ्रॉम देम। जुरिस्डिक्शन जो है इनका विलेज काउंसिल का क्या है? इनके पास हाई कोर्ट इनको ऊपर देखता रहता है कि साहब तुम क्या न्याय दे रहे हो, थोड़ा हमें बता दो, ऐसे थोड़ी होता है न्याय, तुम जाने क्या ऐसे निकल रहे हो देने। नाउ अब देखो यहाँ पे एक मैप लगा हुआ है, इस मैप में क्या है? इस मैप में है 5वां और 5th एंड 6th शेड्यूल के एरिया। अब आप जरा ये देखो, जो ग्रे एरिया आपको मैक्सिमम एरिया दिख रहा है, ये एरिया ठीक है, नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एरिया ठीक है और जो बाकी हरे और जो ये पिंक है वो सब खराब है, नहीं। मैं कह रहा हूं बाकी जितने ये ग्रे 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 एरिया हैं, दीज आर जनरल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप देखो जरा, पांच जो 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 हमारा पिंक वाला है, जो पिंक वाले एरिया है, ये पिंक वाले एरिया क्या है? ये 5वें शेड्यूल के हैं। पिंक यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 5वें शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं जरा देखो एक बार। गुजरात, महाराष्ट्र, फिर हमारा इधर का तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, उड़ीसा,
देखो अपने झारखंड, ये एरियाज इसमें आ रहे हैं जो हमारे 5वें शेड्यूल के हैं। अब कुछ एरिया हैं जो ग्रीन में लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्रीन वाले जो एरिया हैं हम इनको कहते हैं कि ये एरिया है बिल्कुल टिपिकल एरिया। कैसे वाले? इधर कोने में देखो, यहाँ पे आप AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अपने ये देखो, ये जो एरियाज हैं इन एरियाज का ध्यान रखना है खास तौर पे। आपको याद होंगे मैंने आपको 3 ऐसे नाम बताए थे ज्योग्राफी के, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये जो हिल्स है ना, नॉर्थ कचार हिल्स हो गया, ये वाले एरियाज हैं, ये बड़े टिपिकल एरियाज हैं। यहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं जिनका फॉरेस्ट से अपना बहुत ज्यादा नाता है, जो अपने उस जमीन से छोड़ नहीं जा सकते। वो नहीं छोड़ेंगे अपनी जगह, अपनी जमीन, अपना फ्लोरा फौना, अपना एनवायरनमेंट, उन्हें नहीं मतलब है। वो तुम करो जो करना करो, वो अपने एरिया, अपने उनमें, उनके उस मिट्टी में उनके पूर्वजों के हाड़ मांस गड़े हुए हैं, तो वो उस जगह से नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमने कहा अगर ये ऐसा एरिया है तो इस ऐसे एरिया को हम बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो हमने ऐसे एरिया को बोला कि संवैधानिक रूप से हम आपको पावर दे रहे हैं। AMTM इन्हीं एरियाज के लिए है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और अपना ये वाला, ठीक है, मिजोरम। नाउ जो अपना छठा शेड्यूल एरियाज है, ये ट्राइबल एरियाज है। यहाँ पे ADCs होते हैं, यहाँ पे रीजनल काउंसिल होते हैं, इनका संवैधानिक रूप से इनका जिक्र है। इन एरियाज को पावर मिलती है संविधान से डायरेक्ट, इनमें एक्सटेंसिव पावर होती है। इन जो हरे वाले एरियाज में ये अपने आप से अपने लिए कार्यपालिका, अपने आप से अपने लिए विधायिका, अपने आप से अपने लिए जुडिशरी पावर भी अपने पास रखते हैं, ठीक है। ब्रॉड पावर डेलीगेटेड इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ आइटम्स, इनके पास खूब सारी पावर है अपने अपने एरियाज के लिए। अपना कुछ भी कानून बनाओ तुम भी, जो सेंटर का कानून भी है वो यहाँ पे लगेगा कब? जब वो मॉडिफाई होके लगे। अच्छा, ठीक है। सम एक्सटेंट इन ट्राइबल एरियाज, इनको मिला हुआ है क्या? स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर। जो स्टेट, अब यहाँ पे AMTM, जो यहाँ पे हमारे चारों स्टेट हैं, इन स्टेट की अपनी अपनी सरकारें तो हैं ही हैं, तो इन सरकारों की जो पावर है वो इन हरे वाले एरियाज में कुछ तरीके से लग सकती है, ज्यादा नहीं लग पाएगी यहाँ पे, ठीक है। कैन लेवी एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस, कैन मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यहाँ पे इनको बजट अपना बनाना अलाउड है। जो 5वां शेड्यूल का एरिया है उनको अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। फिर इनकम के इनके सोर्सेज के 5वें शेड्यूल के पास हैं? नहीं है, इनके पास हैं। फिर इनको जुडिशियल पावर मिली हुई है क्या? छठे शेड्यूल वालों को, एरिया को मिली हुई है, इनको नहीं मिली हुई है। अब संविधान में रेफर्ड एज, कोई इनका कोई और दूसरा भी नाम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इनका अपना नाम चलता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स को हम बोलते हैं मिनी मिनी स्टेट्स। तुम अपने आप से अपने आप अपना रीजन समझो, देखो तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा स्टेट्स का रोल इसमें कैसे रहता है? कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। यहां पे स्टेट्स को जिम्मेदारी है कि इन एरियाज को बचा के रखना। इन एरियाज को, जो हरे वाले एरियाज हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क, वी कैन नॉट अफोर्ड फॉर दीज एरियाज टू लूज एनी, अपने 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 कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है साहब, ओके। अब जो 5वें शेड्यूल का जो एरिया है, इनके पास जो पावर आती है, तो इनके पास तो आती है संविधान के द्वारा, इनके पास आती है स्टेट की विधानसभा की वजह से पावर, ठीक है। अब जो पावर का जो नेचर है, यहां पे है लिमिटेड पावर। जो 5वें शेड्यूल के जो हमारे पिंक पिंक एरियाज हैं, इनके पास कुछ ही पावर है, ज्यादा नहीं है। मतलब इन पिंक एरियाज में जो विदर्भ रीजन हो गया, कुछ मराठवाड़ा रीजन हो गया, छत्तीसगढ़ के इतने सारे एरियाज हो गए, तो इन एरियाज में जो पावर है, ये पावर स्टेट ज्यादा चला लेता है। यहाँ पे जो हमारे रीजनल जो काउंसिल है, इनके पिंक वाले, इनके पास ज्यादा दम नहीं बचा है। हरे वाले के पास बहुत दम बचा हुआ है, वो बहुत, अरे वहां बहुत डिफरेंट, वहां इनर लाइन परमिट, वहां सब चीजें अलग अलग है, ठीक है भैया। अब शेड्यूल्ड एरियाज में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर चलती है, लेकिन जो हमारे ट्राइबल एरियाज है उनमें स्टेट की पावर ज्यादा नहीं चलती है। वो स्टेट अपने आप से पीछे रह जाता है, जो करना करो, जियो मरो, जो जैसे देख लो आप। नाउ फाइनेंशियल पावर क्या भैया? नो पावर टू लेवी टैक्सेस या मोबिलाइज रिसोर्सेज। यहां तो बहुत पावर है इनके पास, ठीक है। मतलब क्या है, 5 शेड्यूल में जो हमारे जो हमारे जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स, ये वाले 5 शेड्यूल वाले, देखो हिमाचल भी है इसमें, नीचे के हमारे सेंट्रल एरियाज भी हैं, तो हमने कहा पावर दे रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। जो हरे वाले जो कम बचे हैं वो एरिया, उनको हम बहुत देंगे भैया, वो बड़े टिपिकल, वो हमारी जगह है, वो सेंसिटिव जगह है, ठीक है। ये था हमारा फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म हो गया खत्म। अब ये हमने क्या पढ़ा? हमने इस पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, हमने उसके ऊपर करंट अफेयर कवर किया है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।